टीबीएस में आपका स्वागत है। हम इस चैनल में इनकम टैक्स, जीएसटी से जुड़ी हुई आपकी क्वेरीज़ को तो लेते ही हैं, इसके साथ साथ अगर बिज़नेस से रिलेटेड और भी कोई आपकी क्वेरी है तो वो भी हम इस चैनल में कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको भेज सकते हैं, हम उनको आने वाले अपने वीडियोज़ में शामिल ज़रूर करेंगे। आज जुलाई का महीना है और मानसून के साथ साथ आईटीआर फाइल करने का भी मौसम है और आप सब लोग इस वक्त आईटीआर फाइल करने में लगे को फाइनल कर रहे होंगे। एक जो क्वेरी सबसे ज़्यादा इस वक्त आ रही है, जिन लोगों ने पिछले प्रीवियस ईयर में या उससे प्रीवियस ईयर में अपने डीमैट अकाउंट खुलवाया और उससे पहले वो आईटीआर 1 फाइल करते हुए आ रहे हैं, सैलरीड पर्सन है और सैलरी के अलावा और कोई दूसरी इनकम नहीं थी, डीमैट अकाउंट खुलवाया उन्होंने। और प्रीवियस ईयर में अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर्स या एफ&ओ में ट्रेडिंग की है तो जो क्वेरी मन में है कि एक तो इक्विटी शेयर्स और एफ&ओ में गेन लॉस कैसे कैलकुलेट होगा और उसकी रिपोर्टिंग हम आईटीआर में कैसे करेंगे, कौन सी आईटीआर फाइल करेंगे, ये सब हम इस चैनल में कवर करेंगे। तो टीबीएस के अंदर आपका स्वागत है। हम शुरू करते हैं कि कैसे आप इक्विटी शेयर्स और एफ&ओ की ट्रेडिंग को अपने आईटीआर में शो करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स में ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो जो गेन लॉस कैलकुलेट होता है वो गेन लॉस आपका क्या कहलाता है, और एफ&ओ में जो आप गेन लॉस आपका होगा वो एक अलग नेचर का होगा। तो पहले इक्विटी शेयर्स का देखते हैं। तो इक्विटी शेयर्स के अंदर जब भी गेन लॉस आता है वो कहलाता है कैपिटल गेन और या कैपिटल लॉस आपका। तो कैपिटल गेन का जो नेचर है वो इसमें दो तरीके का, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इक्विटी शेयर के केस के अंदर अगर आपका होल्डिंग पीरियड यानी आपने शेयर्स परचेज़ किए और उसके बाद में जब सेल किया तो ये जो ट्रांजैक्शन पूरा है ये आपने 1 साल के अंदर कंप्लीट किया है, तो वो आपका जो भी गेन लॉस कैलकुलेट होगा उससे वो कहलाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इससे ज़्यादा का पीरियड अगर आप लेंगे, 1 साल से ज़्यादा का पीरियड, 12 मंथ से ज़्यादा का पीरियड, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। हो सकता है आप में से बहुत कुछ लोगों को ये पता हो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके केस में 31 जनवरी 2018 एक कट ऑफ डेट है, क्योंकि उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगना शुरू हुआ था। इसमें आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसकी कैलकुलेशन आसान है। जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो जिस प्राइस पे आपने इसको परचेज़ किया है और जो आपने सेल किया है, उसमें जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। वो हम देखते हैं कि कैसे करना है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसमें भी स्पेशली अगर आपने शेयर्स 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज़ किए हैं तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंस है, जो हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट सिचुएशन में कैसे कैसे करनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपने 31 जनवरी 2018 के बाद में परचेज़ किया या प्रीवियस ईयर सेल किया है और जो भी गेन लॉस आ रहा है उसकी कैलकुलेशन सिंपल है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए है। उसमें आपका जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और उस सेल में से आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करना है और वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब इसकी रिपोर्टिंग भी कैसे करनी है और जो शेयर्स आपने परचेज़ किए हैं 31 जनवरी 2018 से पहले, उसके केस में जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा वो कैपिटल गेन आपको किस तरीके से करना है ये भी हम देखेंगे। वो जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, वो जो आपकी जितनी भी आपकी ट्रेडिंग हो रही है वो आपकी कहलाती है बिज़नेस इनकम। जब आप एफ&ओ के केस में जो भी ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर आपने एफ&ओ की ट्रेडिंग की है तो फिर आपको एक अलग ही तरह से पूरी एक बिज़नेस इनकम, आपका बिज़नेस टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट एंड गेन कैलकुलेट करके और अपनी आईटीआर में उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो आपकी कहलाएगी बिज़नेस इनकम, वो आपकी कैपिटल गेन नहीं कहलाएगी। वो नॉन स्पेकुलेटिव आपकी इनकम कहलाती है जब आप एफ&ओ में करते हैं। वो सब हम आगे अपने आने वाले इस वीडियो में हम और वो सब जो है हम अपने इस वीडियो में आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है एफ&ओ की
बिजनेस टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं और फिर गेन और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं, पहले शॉर्ट टर्म गेन क्या चीज़ है और फिर लॉन्ग टर्म गेन, और उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में F&O का बिजनेस टर्नओवर कैलकुलेट करना। तो पहले हम देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन और क्या है इक्विटी शेयर्स के केस में। तो ये भी जैसे हमने बताया कि कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, जब आप इक्विटी शेयर्स परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म के केस के अंदर आपका अगर 12 मंथ से कम पीरियड में अगर आप इक्विटी शेयर्स को सेल करते हैं तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। यहाँ पे हम इस चीज़ को वापस से स्लाइड्स में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जैसे भी मैंने बताया कि टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़, या यहाँ पर हम देख रहे हैं उसमें इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो टैक्स ऑन इनकम राइजिंग ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इक्विटी शेयर इन अ लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो हम उसी केस में देख रहे हैं जो कंपनी एक आपकी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज या यहाँ पे जो है BSE और NSE में है, ठीक है। तो ये उसी के केस में है। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हों या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के, तो जो परचेज़ आपने किए एक कंपनी के शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को परचेज़ करने में, और एक यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड का आपने अगर परचेज़ किए तो वो असेस्ड होगी कैपिटल गेन में। और वो किस तरीके से असेस्ड होगी उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे भी मैंने बताया था आपको कि एक तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा जिसको हमने यहाँ पे STCG, और दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जैसे मैंने बताया ये आपका होगा अगर आपने पास जो शेयर्स हैं वो अगर आपके होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से कम है, यानी कि होल्डिंग पीरियड में 12 मंथ से कम का मतलब अगर आपने परचेज़ किए और 12 मंथ से यानी कि 1 साल के अंदर आपने उनको सेल कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, तो जो भी गेन और लॉस उससे आएगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और ये इक्विटी शेयर्स के केस के अंदर ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर 1 महीने से 1 साल से ज़्यादा, अब 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड या 1 साल से ज़्यादा उस इक्विटी शेयर को होल्ड करते हैं और जो गेन और लॉस उस ट्रांसफ़र से आएगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, दैट इज़ LTCG। ये इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की हम देख लेते हैं कि इसमें जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी आपकी वो होगी 15% के रेट से। और जो कंडीशंस है वो क्या है कि सच ट्रांजैक्शन शुड बी चार्जेबल टू सिक्योरिटीज़, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं वो STT पेड होना चाहिए। STT पेड का मतलब नॉर्मली अगर आप NSE और BSE से कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी शेयर्स होंगे वो सारे STT पेड ही होते हैं। ये आपका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आप अगर लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स परचेज पर और सेल कर रहे हैं तो वो STT पेड ही होते हैं। और ट्रांजैक्शन होना चाहिए 1 अक्टूबर 2004 के बाद में। तो जनरली ये हम उसके बाद ही हम ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं। एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आपको यहाँ पे समझना है। तो अगर ये इसका कंडीशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो फुली एग्जॉस्ट नहीं होती है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपका आता है वो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के पोर्शन से आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये एक आगे एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही मिस्टर अजय है, 35 इयर्स एज है और ये कंपनी में काम कर रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल ईयर
2021-22 के अंदर उनकी जो इनकम है वो है, सैलरी से इनकम उनकी 2 लाख रुपए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60,000 रुपये है। यहाँ पे 35 ईयर्स ओल्ड है इस, और नॉर्मल पर्सन के लिए जो 60 ईयर्स से कम है उसके लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट होती है आपकी 2.5 लाख रुपए, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जो 60 साल से ज़्यादा हैं और 80 से कम है उनके लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट 3 लाख रुपए है, और जो 80 प्लस हैं उनके लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट 5 लाख रुपीज़ है। यहाँ पर ये 35 ईयर्स ओल्ड हैं तो इसलिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट इनकी कितनी है, 2.5 लाख रुपए। अब अनएग्जॉस्टेड एग्जामिशन लिमिट का क्या मतलब हुआ कि इनकी सैलरी इनकम या जो अदर इनकम से जो इनको अदर सोर्स से जो इनकम आ रही है, यहाँ पे सैलरी इनकम है वो 2 लाख रुपए है और बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख रुपए है। इसका मतलब जो इनकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट का जो अनएग्जॉस्टेड पोर्शन है वो है 50,000 रुपये। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हुआ 60,000 का, उस 60,000 में से ये 50,000 50,000 रुपये आपके माइनस कर दिए, तो जो नेक्स्ट नेट कैपिटल गेन होगा, नेट कैपिटल गेन यहाँ पर होगा वो आपका होगा 10,000 रुपये। जो तो इट मीन्स कि इनको जो टैक्स देना होगा वो देना होगा 10,000 रुपये पे, 60,000 पे नहीं देना होगा, इनको देना होगा 10,000 रुपीज़ के ऊपर। एक और पॉइंट है कि जो चैप्टर 6A में जो भी डिडक्शंस हैं वो इन पर अलाउड नहीं होंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। दैट मीन्स कि आपने जो भी चैप्टर 6A के अंदर कौन कौन से आते हैं, मेनली जो आपका ATC के अंदर आपका जो LIC प्रीमियम वगैरह होता है वो है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, ये जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका जो एग्जेम्पशन ATC में मिलता है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्स रेट जो इस पे एप्लीकेबल है वो है 10%, और ये 1 लाख से ज़्यादा की जो आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उसके ऊपर ही आपको टैक्स 10% की रेट से टैक्स देना है। कंडीशंस इसकी हैं वो वही, एक तो STT पेड होना चाहिए, जो नॉर्मली जो ट्रेड अगर NSE और आप BSE से कर रहे हैं तो वो STT पेड ही होना चाहिए। An unit of equity oriented fund STT has been paid on transfer of such capital asset। यहाँ पर STT अगर नॉर्मल शेयर के केस के अंदर आपके ऊपर दोनों ही कंडीशन में STT पेड होना चाहिए, नहीं एक परचेज के टाइम पे भी और ट्रांसफ़र के टाइम पे भी, लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड के फंड के केस में आपको ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट के टाइम में ही STT पेड अलाउ है। जो हमने अभी देखा था कि अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट का बेनिफिट है वो आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है। चैप्टर 6 जो ATC वगैरह के जो एडजस्टमेंट हैं वो डिडक्शंस हैं वो नहीं मिलेंगे, बेसिक एग्जामिशन लिमिट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, और 87A का जो रिबेट है वो भी इसमें नहीं मिलेगी। अब कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसका यहाँ पर 2 अलग अलग सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सिचुएशन। एक तो ये चीज़ है कि आपने शेयर्स एक्वायर्ड किया है वो है 31 जनवरी 2018 से पहले अगर एक्वायर किए हुए हैं तो वहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो उसके बाद में आपने टैक्स शेयर्स एक्वायर किए परचेज़ किए, मोस्टली जो अधिकतर लोगों ने डीमेट अकाउंट अगर खुलवाया है लॉकडाउन में तो उन्होंने इसके बाद ही सेल और परचेज़ किए, लेकिन जिनके पास में शेयर्स पहले से हैं उनके लिए कैपिटल गेन का कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर हम अगर अज्यूम करते हैं कि डेट ऑफ एक्विजिशन है वो जनवरी 1, 2017, यानी कि शेयर्स आपने परचेज़ किए हैं वो 1 जनवरी 2017 को परचेज़ किए हैं। यहाँ पर जो फेयर मार्केट वैल्यू यानी FMV वो 31 जनवरी 2018 को, यानी कि उस डेट पर
जो BSE और NSE में जो इसमें भी आपने ट्रेडिंग की है, उस दिन उस शेयर की क्या प्राइस थी, वो आप यहाँ पे एक फेयर मार्केट वैल्यू के रूप में ले सकते हैं। और आप अगर मान लीजिए उस शेयर को सेल करते हैं, और वो सेल आप करते हैं 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद में, तो यहाँ पे एक तो जब आप परचेज़ करते हैं तो वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। उस दिन जब आपने 1 जनवरी 2017 को परचेज़ किया था, जो भी प्राइस आपने वहाँ पे उस वक्त के अमाउंट पे किया, वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। हमको यहाँ डिटरमिन करना इस केस के अंदर, जब आपने 31 जनवरी 2018 से पहले अगर आपने परचेज़ किया है, तो उस वक्त कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। ये 31 जनवरी 2018 इसलिए क्योंकि इसके बाद आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगना शुरू हुआ था। इसलिए जो 1 फरवरी 2018 को जो बजट हुआ था, उसमें ये डिक्लेयर हुआ था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगेगा। इसलिए 31 जनवरी 2018 का एक कट ऑफ डेट है। यहाँ पर कैलकुलेशन क्या है कि सेल वैल्यू जिस अमाउंट पर आपने उस शेयर्स को सेल किया है, और फेयर मार्केट वैल्यू जो 31 जनवरी 2018 को उस शेयर की प्राइस मान लीजिए NSE या BSE में जो भी है। तो एक सपोज करते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो X है, वो जो क्या आएगी FMV यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू, और आपकी सेल वैल्यू में जो भी लोअर होगा वो मान लीजिए यहाँ पर वो उसकी वैल्यू को हम कहते हैं। तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू और सेल वैल्यू में जो भी आपकी लोअर अमाउंट है, वो आपका मान लीजिए X है। अब उस अमाउंट को जो लोअर आपका निकाला है वो अमाउंट X है, और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट यानी कि जो 1 जनवरी 2017 को आपने परचेज़ किया है, तो उस दिन जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, उन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगा। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमने 4 यहाँ पे सिचुएशंस हैं, उसके एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं, जिससे ये चीज़ आपको क्लियर। फर्स्ट केस से मान लीजिए ये एग्जांपल एप्लीकेबल है जब आपने 31 जनवरी 2018 से पहले शेयर्स के परचेज़ किए और प्रीवियस ईयर में आपने उसको सेल किया है। यहाँ पे हमने उसको 1 अप्रैल 2021 वाली डेट ली है। आपकी जो भी आपकी सेल प्राइस आएगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए एक्चुअल कॉस्ट उसकी 1000 है, फेयर मार्केट वैल्यू आपकी 1200 रुपये है, और ये 31 जनवरी 2018 को सेल प्राइस मान लीजिए 1500 रुपये है। तो लोअर ऑफ कॉलम 3 और 4 यानी कि इन दोनों में से कॉलम 3 और 4 में से जो भी आपका लोअर वैल्यू है 1200 रुपये, तो यहाँ पर हमने 1200 लिख लिया। और हायर ऑफ कॉलम 2 और 6, 2 और 5, तो इसमें से और ये एक्चुअल कॉस्ट जो आ रही है, इन दोनों में से जो भी हायर है वो इसकी यहाँ पर वो हमने 1200 लिख दिया, और ये 1200 ही यहाँ पर कॉस्ट ऑफ आपका एक्विजिशन होगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगा, वो आपका होगा जो आपकी सेल वैल्यू है माइनस जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आ गया, और सेल वैल्यू आपकी ये वाली आ जाएगी, और जो अमाउंट आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस केस में आपका 300 आ जाएगा। सेम चीज़ एप्लीकेबल यहाँ पर है। यहाँ पर हमने जो है सेल वैल्यू कम कर दी, यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू 1200 रुपये ज़्यादा है, तो लोअर ऑफ इन दोनों में से लोअर है 1100 रुपये, और हायर इसमें से और इसमें से हायर जो है वो है 1100। तो 1100 इसकी यहाँ पर एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगा, जो सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू इसकी 1100 है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये यहाँ पर आ गया। तो 1100 माइनस 1100 यानी कि 0, कैपिटल गेन कुछ नहीं होगा। इस केस के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू मान लीजिए सेल प्राइस से भी कम है और एक्चुअल कॉस्ट से भी यहाँ पे कम है, तो इस केस के अंदर आपका लोअर ऑफ 3 और 4 के अंदर लोअर आपका क्या आ जाएगा 800, और इसमें से और इस वाले में से इन दोनों में से जो आपका हायर है वो है 1000, तो आपका यहाँ पर 1000 आ गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका यही है, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 1000 आ जाएगी जो यहाँ पर आ रही है। आपका सेलिंग प्राइस जो है वो है 1100,
माइनस आपने किया आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल 100। इस केस के अंदर मान लीजिए सेल प्राइस जो है वो इन दोनों से भी कम है, तो इस केस में लोअर 3 और 4 में तो चलो ठीक है ये आ गया, और हायर ऑफ दिस के अंदर इस और इसके अंदर जो हायर है वो है 1000 आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और या लॉस कैलकुलेट होगा सेल वैल्यू आपकी ये हो गई, ये तो यहाँ पे आ गई सेल वैल्यू, और ये आपका यहाँ पे आ गया, तो इसमें 200 रुपये का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया। ये केस एप्लीकेबल है जब आपने शेयर्स परचेज किया हों 31 जनवरी 2018 से पहले। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं वो केस जहां पर आप शेयर्स को एक्वायर करते हैं 31 जनवरी 2018 है, और हो सकता है आपने लास्ट ईयर या उससे प्रीवियस ईयर में किए हों। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस केस में जब आपने 31 जनवरी 2018 को शेयर परचेज किए, तो इसमें नॉर्मली आपका सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी आपकी एक्चुअल है वो आपकी माइनस होकर के जो आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका जो है वो एक्चुअल अमाउंट पेड ऑन एक्वायरिंग सच एसटीटी पेड होना चाहिए, और सेल वैल्यू जो होगी वो आपकी नेट ऑफ ब्रोकरेज यानी कि जो ब्रोकरेज आपने पेड किया वो उसमें से आपको हटाना होगा। इस तरीके से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अलग अलग कैलकुलेशन करके आपको रिटर्न में आईटीआर में फाइल करना है। अब आपको आईटीआर कौन सी फाइल करनी है वो हम देखते हैं कहाँ पे। अगर आपके पास सैलरी इनकम है और आपने डीमेट अकाउंट पिछले साल या लॉकडाउन के पीरियड में खुलवाया है और इसके अलावा आपकी अदर इनकम नहीं है, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होगी। आप आईटीआर 1 फाइल करते आ रहे हैं अब तक, तो आप आईटीआर 2 फाइल आपको करनी है। और आईटीआर 2 में आपको वहाँ उसमें सेक्शन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड। वहाँ पर आपको ये सब जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है वो आपको वहाँ पे फिल करना है। आपका कैपिटल गेन पे टैक्स बनता है या नहीं, लेकिन आपको कैलकुलेशन पूरी वहाँ पे आपकी जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो वहाँ पर आपको एंटर करने हैं। मैं आपको आईटीआर 2 भी दिखा देता हूँ। ये आईटीआर 2 है। यहाँ पर आप ये इनकम फॉर सैलरी आपकी, यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो अगर आपने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है तो उसको आपको यहाँ शो कर सकते हैं। फिर आपका जो शेड्यूल सीजी है वो है आपका कैपिटल गेन। यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले शो करना है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो आपका ट्रेडिंग फ्रॉम इक्विटी शेयर्स मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो आपका गेन कैलकुलेट होगा वो आपको यहाँ शो डालना है। सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यहाँ पर आपको अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डालना है। शेड्यूल सेकंड में पॉइंट 2 है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और यहाँ पर विदाउट इंडेक्स आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपका इसके अलावा अगर आपने कोई और एसेट सेल की है जिसका कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा वो भी आपको यहीं पे डालना होगा। खाली इक्विटी शेयर से रिलेटेड है तो सिर्फ यहीं पे वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। फिर पॉइंट उसका बी है जहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको डालना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के में
आप आएंगे पॉइंट, आपका पॉइंट 4 में डालना है आपको 112A, जहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो पॉइंट 4 में आकर के आपको जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर से आता है अंडर सेक्शन 112A, ये आपको 112A से रिलेटेड है, तो ये आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पर ये आपकी कैलकुलेशन। इसके अलावा एक और शेड्यूल आपको इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये शेड्यूल 112A यहाँ पर इक्विटी शेयर्स और लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स और जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड आपका जो 112A में एप्लीकेबल है, वहाँ पर आपको हर एक शेयर यूनिट ऑफ जो आपने परचेज़ किए उसका ISIN कोड, नेम ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स और सेल प्राइस पर यूनिट, ये सब आपको यहाँ पर डालना है। ये आपका यहाँ पे अब हम चलते हैं F&O की तरफ कि F&O में कैसे बिजनेस टर्नओवर कैलकुलेट करना है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है डेरिवेटिव्स हैं, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉन स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट है, सो इनकम जो आएगी इनकी ट्रेडिंग करने से वो आपकी बिजनेस इनकम कहलाती है। तो अगर आपने F&O में ट्रेडिंग तो कर ली है, अब जो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपकी बिजनेस इनकम हो जाएगी, और अब आपको एक तरीके से बिजनेस टर्नओवर कैलकुलेट करना होगा और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करना होगा। एक अकाउंट बनाना होगा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, और उसमें आपको अपनी इनकम और लॉस जो भी आपका हुआ है वो आपको कैलकुलेट करना होगा। बिजनेस टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है, पहले हम लेते हैं स्टॉक फ्यूचर से रिलेटेड। अगर आपका बिजनेस टर्नओवर जो है इस स्टॉक फ्यूचर्स के केस के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का मतलब पॉजिटिव, और जो नेगेटिव वैल्यू है उसको भी आपको पॉजिटिव लेकर के ऐड करना है। जैसे अगर आपने एक वन लॉट ऑफ फ्यूचर्स का लिया, इन्फोसिस का सपोज मान लीजिए आपने एक लॉट लिया फ्यूचर का, और आपने उसको 1500 रुपये पे बाई किया और 1520 रुपये पर उसको, लॉट साइज़ आपको पता है इन्फोसिस की वो 300 है, तो टर्नओवर क्या होगा उसका 300, 1520 माइनस 1500, ये आपका हो गया 6000। नेक्स्ट एक लॉट ऑफ फ्यूचर हमने एक और लिया, इन्फोसिस का ही हमने लिया, जिसको हमने 1500 पे तो बाई किया और 1490 पे उसको सेल किया। लॉट साइज सेम है 300, तो यहाँ पे गेन लॉस क्या होगा 300 और 1490 माइनस 1500, तो यहाँ पे जो लॉस है वो आपका माइनस में आपका 3000 हो गया। लेकिन जब टर्नओवर कैलकुलेट होगा तो टर्नओवर 6000 जो हमारा यहाँ आया था, और इस केस में हमको ये हमारा भले ही लॉस है लेकिन हमको यहाँ पर प्लस में इसको ऐड करना है, तो टोटल मिला करके फ्यूचर के केस में जो आपका टर्नओवर होगा वो आपका हो जाएगा 9000, 6000 प्लस 3000। ऑप्शन के केस में क्या होता है कि इन केस ऑफ ऑप्शन विद गेन एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लॉस आपको लेना है। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम जो रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑप्शन में जो प्रीमियम रिसीव होता है उसको भी आपको ऐड करना होगा। तो इसको कैसे करेंगे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, इन्फोसिस का ही लेंगे, जिसका हमने एक कॉल ऑप्शन परचेज़ किया, एक वन लॉट ऑफ कॉल ऑप्शन हमने परचेज़ किया एट 40 पर और उसको सेल किया हमने 50 पर। अनदर हमने एक लॉट लिया पुट ऑप्शन का जो इन्फोसिस का, वो हमने 25 पे लिया
और उसको हमने सेल किया 15 के ऊपर। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन केस में 3000 300 मल्टीप्लाइज बाई 10 और प्रीमियम इस पर रिसीव हुआ था सेल पे, वो हमारा हो गया 15,000। 300 इंटू 50 ये हमारा हो गया 15,000। इस तरीके से इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारा लॉस हुआ और ये यहाँ पे 3000 में हो गया और ये आपका हो गया प्रीमियम जो रिसीव हो गया वो हमारा 4500 प्रीमियम रिसीव हुआ हमने जब इसको सेल किया 15 पर, और आपका टोटल टर्नओवर जो हो गया वो हो गया 25,500। ये इन सबको हमने ऐड किया तो 25,500 हो गया। जो हमारा बिजनेस टर्नओवर ऑप्शन के केस में आ गया वो आपका क्या फ्यूचर्स टोटल मिलाकर के जो F&O के केस में हमारा जो टर्नओवर हो गया और बिजनेस टर्नओवर ऑफ फ्यूचर्स का हमारा 9,000 और 25,500 हमारा ऑप्शंस का टोटल हमारा टर्नओवर हुआ ये हो गया 34,500। इस तरीके से आपको पूरे साल भर में जितनी भी आपने F&O की ट्रेडिंग करी है उसका आपको फ्यूचर्स का अलग अलग और ऑप्शन का अलग आपको अपना बिजनेस टर्नओवर कैलकुलेट करना और फिर वो जो टोटल मिला करके जो आपका टर्नओवर आएगा वो आपका F&O का टर्नओवर होगा। और आपका इस टर्नओवर में आपके पास में अब इस केस में अगर आपके जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड आपने किए हैं वो एक्सपेंसेस आप अपने बिजनेस टर्नओवर में से डिडक्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सपेंसेस आपके अगर आपने डीमेट अकाउंट है और उसकी कोई फ़ी पे कर रहे हैं तो डीमेट अकाउंट की फ़ी, इंटरनेट एक्सपेंसेस हो गए, आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए, और ऐसे वो सारे एक्सपेंसेस जो आपने ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो आपने F&O की ट्रेडिंग में इनकर्ड किए हैं वो एक्सपेंसेस आप इसमें से इस बिज़नेस टर्नओवर में से आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं और जो भी रिमेनिंग होगा वो इनकम और लॉस उससे आपका कैलकुलेट होगा। आपको एक P&L बनाना होगा, आपको एक बैलेंस शीट बनानी होगी और अपना टर्नओवर और प्रॉफिट एंड लॉस आपको शो करना होगा। एक इससे रिलेटेड है कि कौन सी ITR आपको फाइल करनी है। अगर प्रिजम्पटिव इनकम के केस के अंदर आपको ITR 4 फाइल करनी है। और पॉइंट ये कि आपका जो ऑडिट इस पे एप्लीकेबल होगी नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑडिट एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। और सेक्शन 44AB के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ और 10 करोड़ एज द केस में भी जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, 1 करोड़ या 10 करोड़ से अगर आपका टर्नओवर कम है और आप जो आपकी 6% प्रिजम्पटिव इनकम के हिसाब से आप उससे कम अगर शो नहीं कर रहे हैं और 6% शो कर रहे हैं तो आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और आप अपनी जो इनकम बिजनेस शो कर रहे हैं वो आपकी प्रिजम्पटिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी 6% है और या इससे ज़्यादा है तो आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर आप कम शो कर रहे हैं और आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी। ये हमारे इक्विटी शेयर्स और F&O से रिलेटेड हमने ब्रीफ में यहाँ पे इस वीडियो में कवर किया है। इससे रिलेटेड अगर या इनकम टैक्स और GST से रिलेटेड अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज सकते हैं, हम इसको आने वाले वीडियोस में शामिल करेंगे। ये वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए नए नए वीडियोस।